हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश कैंडिड। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम जो बिहाइव नाम की आपकी टेक्स्ट बुक है उसका जो सेकंड लेसन है उसको देखेंगे, द साउंड ऑफ म्यूजिक। जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसका फर्स्ट पार्ट आज हम देखने वाले हैं, जिसमें एक इवेलिन ग्लैनी नाम की लड़की होती है जो डिसेबल होती है, और वो कैसे म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना पांव रखती है और फिर कैसे वो आगे बढ़ती है। मतलब कैसे डिसेबल होती है तो वो सुन नहीं सकती, और फिर भी वो एक म्यूजिशियन या फिर आप कह सकते हो परक्यूशनिस्ट बनती है। ठीक है, तो वो कैसे बनती है उसकी पूरी जर्नी आज हम देखने वाले हैं। पूरी उनकी बायोग्राफी दी हुई है। सो लेट्स स्टार्ट। ये है इवेलिन ग्लैनी। ठीक है, जो टाइटल है आपके लेसन का ऐसा है कि इवेलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। कि इवेलिन ग्लैनी यानी ये जिसको आप देख रहे हो, ये साउंड को सुनती है बिना उसको सुने। मतलब लिसन करती है लेकिन हियर नहीं करती। मतलब बाहर से नहीं सुनती लेकिन वो उसको फील करती है। कहने का मतलब ये है कि वो उसको गौर से सुनती है, सिर्फ सुनती नहीं है। ठीक है, विदाउट हियरिंग इट शी लिसन्स। सो हियर इज हर पिक्चर। आप देख सकते हो उसका जो पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, और ये जो इंस्ट्रूमेंट बजा रही है इसको जाइलोफोन कहते हैं। आपको याद रखना है क्योंकि ये आगे आएगा स्टोरी में, वर्ड आएगा जाइलोफोन, तो आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरह का ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको जाइलोफोन कहते हैं। ठीक है। सो ये जाइलोफोन में भी एक्सपर्ट है और कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स ये बजाती है। 100 से भी ज्यादा इंस्ट्रूमेंट ये बजाती है। ठीक है, आगे आएगा स्टोरी में, आपको पता चलेगा कैसे इसने ये सब किया। ठीक है, बिफोर यू रीड द लेसन, God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. कि भगवान ने उससे अगर उसकी सुनने की शक्ति ले ली तो ठीक है, लेकिन सामने से उस भगवान ने उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया, मतलब कुछ असामान्य दिया जो हम सोच नहीं सकते। वॉट वी हियर, जो हम सुनते हैं, शी फील्स, वो महसूस करती है। हमको जो सुनाई देता है हम तो ठीक है चलो सुन के कंप्लीट, लेकिन वो पूरा फील करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और ऐसा फील करती है कि हमसे भी बहुत ज्यादा डीप हम भी ना कर सके। चाहे तो कर सकते हैं लेकिन हम करते नहीं। ठीक है, हम जितना फील नहीं करते उससे भी कई ज्यादा डीपली वो फील कर सकती थी। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और इसकी वजह से जब वो म्यूजिक को एक्सप्रेस करती, जब वो म्यूजिक बजाती, तब वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता था। बहुत ही ब्यूटीफुली वो म्यूजिक को एक्सप्रेस करती थी। Read the given account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story। यहाँ पे एक जो स्टोरी आप पढ़ने वाले हो, ठीक है, तो वो जो लड़की है वो फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ कैसे लड़ती है और अपनी लाइफ में एक सक्सेस स्टोरी खुद ही बनाती है। ठीक है, फिजिकल डिसेबिलिटी आ जाए इसका मतलब ये नहीं कि चलो हम छोड़ दें अभी, ठीक है हमारे पास बहाना है, नहीं। मतलब उसने पेशेंस नहीं रखे, उसने सोचा कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, डिसेबल हो गए तो हो गए, लेकिन अभी कुछ तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, अगर आप किसी डिसेबल को देखते हो तो बड़ी आपको दया आती है, लेकिन नहीं, आपको उसको हिम्मत देनी चाहिए कि क्यों हम सिंपथी दिखाएं, आपको कुछ करना चाहिए। ठीक है, डिसेबल हो तो क्या है, एक ही चीज से डिसेबल हो। कई लोग ऐसे होते हैं दो दो तीन तीन बॉडी पार्ट्स काम नहीं करते, फिर भी वो लोग सक्सेस हो जाते हैं, फिर भी वो बहुत सारा काम भी करते हैं। ठीक है, सो डिसेबिलिटी हो तो उसके बावजूद भी कई लोग सक्सेस हुए हैं, उसका एक एग्जांपल इस स्टोरी में आपको देखने को मिलेगा। सो हियर आई स्टार्ट द स्टोरी। रश और क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। ठीक है, ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म था वो अंडरग्राउंड था, और वहां से जो क्राउड्स थे, ठीक है, मतलब टोले जो थे, वो रश मतलब बड़ी भीड़ थी टोलों की, बड़ी मतलब ट्रेन रेलवे प्लेटफॉर्म है तो ऑब्वियसली वहां पे भीड़ होगी, क्राउड्स तो होंगे ही। जॉसल मतलब पुश रफली, मतलब एक दूसरे को धक्के मार रहे थे अपनी पोजीशन पे। मतलब अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी भीड़ थी, और वो जो भीड़ थी वो क्या कर रहे थे, लोग एक दूसरे को जॉसल कर रहे थे, धक्के मार रहे थे। A slight girl
looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. एक स्लाइट यानी पतली और छोटी सी लड़की कि जो 17 साल से भी छोटी हो ऐसी, मतलब दिखने में 17 साल से भी छोटी लग रही थी लेकिन थी 17 साल की। दिखने में कैसी लगती थी? 17 साल से भी छोटी हो ऐसी लड़की, वो बहुत ही नर्वस थी, बहुत ही चिंतित थी, फिर भी थोड़ी एक्साइटेड भी थी। ऐसे तो नर्वस थी लेकिन फिर भी एक्साइटेड हो गई। क्यों एक्साइटेड हो गई? एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। और क्यों एक्साइटेड हुई? क्योंकि उसको फील हुआ कि हाँ, ट्रेन आ रही है, ठीक है, ट्रेन इस तरफ ही आ रही है। उसको वाइब्रेशंस फील हुए कि हाँ, अभी ट्रेन आ रही है, अभी हम जाने वाले हैं, इसीलिए वो एक्साइटेड हो जाती है नर्वस में से। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from Scottish farm. कि वो उसका पहला दिन था, वो जो लड़की थी उसका पहला दिन था, ठीक है, प्रेस्टिजियस यानी फेमस, फेमस रॉयल एकेडमी जो थी म्यूजिक की लंदन में। और डाउंटिंग, सॉरी, डाउंटिंग मतलब फ्राइटनिंग, मतलब डर रही थी। क्यों? क्योंकि वो अभी, कोई भी होगा फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी एकेडमी में जाएगा, म्यूजिक की एकेडमी में, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा डर लग रहा था अंदर से। इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, के अभी कोई भी होगा, कोई भी बच्चा अगर स्कॉटिश फार्म का होगा और वो टीनेजर मतलब अभी 17 या 18 ईयर्स का ही होगा, तो उसको थोड़ा सा डर तो लगेगा इतनी बड़ी एकेडमी में जाने का। ठीक है, वो कहाँ पे जा रही थी? फेमस, प्रेस्टिजियस मतलब बहुत ही नाम हो ऐसी फेमस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन में जा रही थी। ठीक है, ट्रेन इसकी खड़ी थी, मतलब आ गई थी, इसलिए वो एक्साइटेड हो गई थी, लेकिन फिर भी अंदर से थोड़ा डर था कि इतनी बड़ी एकेडमी में कैसे जाना होता है, मतलब क्या होता है। आप पहली बार किसी बड़े पैमाने पे कुछ करो और आपको जाना हो तो थोड़ा बहुत डर लगता ही है, जैसे स्टेज फियर होता है, वैसे इसको थोड़ा सा डर था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. लेकिन ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन थी, ठीक है, ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन मतलब जिसको म्यूजिशियन बनना था, ठीक है, हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन, के जिसको म्यूजिशियन बनना था, इसने एक बड़ा चैलेंज फेस किया, मतलब सोचने से भी बड़ा, हमारी सोच से भी बड़ा। क्या चैलेंज था? वो क्या था? शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ, वो पूरी तरह से डीफ थी, सुन नहीं सकती थी। सोचो, म्यूजिशियन बनना है, सपना है म्यूजिशियन बनने का, और ये खुद ही डीफ है, अभी म्यूजिक सुन ही नहीं पाएगी तो सीखेगी कैसे? और सीखेगी नहीं तो बजाएगी कैसे? और फिर म्यूजिशियन कैसे बनेगी? जस्ट थिंक। इवेलिन ग्लैनी's loss of hearing had been gradual, के ये जो इवेलिन ग्लैनी जो थी, उसका जो सुनने का जो सेंस था वो, मतलब हो ही चुक, मतलब ग्रेजुअल, मतलब धीरे धीरे ये पता चला कि ये अभी सुन नहीं पाएगी। हर मदर रिमेम्बर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8 ईयर ओल्ड इवेलिन वाज वेटिंग फॉर टू प्ले पियानो। कि कैसे, मतलब धीरे धीरे कैसे पता चला? तो जब ये छोटी थी इवेलिन, तो इसकी मदर जो थी, इसकी जो मदर है वो मतलब उसको याद आता है, वो नोटिस करती है, मतलब कुछ प्रॉब्लम था, वो नोटिस करती है। क्या प्रॉब्लम वो नोटिस करती है? कि 8 साल की जो इवेलिन थी वो वेट कर रही थी पियानो बजाने के लिए। They called her name and she didn't move. I suddenly realized that she hadn't heard, says Isabel Glennie. अभी इजाबेल ग्लानी यानी इसकी जो मॉम है, इजाबेल ग्लानी कौन है? इवेलिन की मॉम है। और वो ऐसा कहती है कि उन्होंने उसका नाम बुलाया, इवेलिन के भी म्यूजिक बजाने, पियानो बजाने आ जाओ, एंड शी डिडंट मूव, लेकिन वो थोड़ा सा भी मूव नहीं हुई, जैसे उसने सुना ही ना हो। आई सडनली रियलाइज दैट शी हैडंट हर्ड। और फिर मुझे रियलाइज हुआ, फिर मुझे एहसास हुआ कि हाँ, इसने सुना ही नहीं था। ऐसा इजेबेल ग्लैनी यानी इसकी जो मॉम है, जब ये 8 साल की थी इवेलिन, पियानो के लिए इसको बुलाया जा रहा था, लेकिन उसने सुना ही नहीं। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. कि उस वक्त थोड़ी देर के लिए इवेलिन ने किसी तरह से मैनेज किया कि अपनी जो ये डीफनेस थी, अपना जो जो सुनाई नहीं देता था इसको, जो बहरापन था, वो उसने किसी तरह से छुपा दिया फ्रेंड से और टीचर से। बट बाय द टाइम शी वाज 11, हर मार्क्स हैड deteriorated.
means worsened, and her headmistress urged her parents to take her to specialist. कि क्या हुआ, थोड़ा सा टाइम हुआ, वो 11 साल की हुई, और इसके जो ये मार्क्स थे, ये डीफनेस के मार्क्स, यानी इसका जो बहरापन था, अभी ये डेट्रिएटेड मतलब और बिगड़ने लगी, मतलब इसकी कंडीशन और खराब होने लगी। और इसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, उसने अर्ज किया इसके पेरेंट्स को कि भाई आप एक काम करो, टू टेक हर टू स्पेशलिस्ट, कि किसी स्पेशलिस्ट यानी किसी डॉक्टर के पास दिखाओ, उसको चेक करवाओ। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. और फिर पता चला कि उसका जो हियरिंग जो था, मतलब जो सुनने की जो शक्ति थी, वो पूरी तरह से वीक हो चुकी थी एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज के, जो धीरे धीरे जो नर्व सिस्टम था वो डैमेज होता जा रहा था। ठीक है, और उसकी वजह से, नर्व डैमेज होने की वजह से जो चेता होती है वो कहीं ना कहीं से डैमेज हो रही थी, और उसकी वजह से इसका जो हियरिंग सेंस था वो भी चला गया था। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf। और फिर उनको सलाह दी गई, इसके पेरेंट्स को, इवेलिन के पेरेंट्स को सलाह दी गई कि इसको अभी जो हियरिंग एड्स हैं उसको, मतलब हियरिंग जो ट्रीटमेंट्स है वो मिलनी चाहिए, और उसका जो स्कूल है वो डीफ्स का जो स्कूल होता है उसमें भेज देना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज इवेलिन। इवेलिन ने कहा कि अचानक से सब कुछ काला दिखने लगा। अभी आप सोचो कि अचानक से आपको कोई आके कह दे कि आप इस बात में डिसेबल हो चुके हो, अभी आप ये काम नहीं कर सकते, या देख नहीं सकते, या सुन नहीं सकते, तो आप कितने बड़े शॉक में आ जाओगे। ये 11 साल की लड़की, जब इसको पता चला कि बस अभी ये सुन नहीं सकती, सो उसके आंखों के आगे ऐसे जैसे अंधेरा सा आ गया हो, ऐसा उसको फील हुआ। बट इवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन इवेलिन जो थी वो हिम्मत नहीं हारने वाली थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। लेकिन एवेलिन ने हार नहीं मानी। उसने डिटरमाइन कर लिया, सोच लिया, ठान लिया कि अभी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें लीड करना है, मतलब उसमें राज तो करना है, और जो अपना इंटरेस्ट है म्यूजिक में उसको तो पा ही लेना है, परस्यू यानी पा लेना। वन डे she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too। और एक दिन क्या हुआ कि उसने एक लड़की को देखा कि जो जाइलोफोन बजा रही थी। मैंने आपको जाइलोफोन का पिक्चर आगे दिखाया। अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद अ रो ऑफ वुडन बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। ठीक है, कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है कि जिसमें जो अलग अलग लेंथ, जिसमें अलग अलग लेंथ वाले वुडन बार्स होते हैं। और ये इवेलिन ने उस लड़की को देखा, नोटिस किया कि ये जाइलोफोन बजा रही है, तब इवेलिन ने डिसाइड कर ही लिया कि कुछ भी हो जाए, मैं भी ये बजाना चाहती हूँ, मैं भी ये बजाऊंगी। Most of the teachers discouraged her, put percussionist, a person who plays the drum, the तबला, etc। ठीक है, कि बहुत सारे टीचर्स ने इसको डिस्करेज किया, हिम्मत ही नहीं दी, कहा कि नहीं, तेरे से नहीं होगा। ठीक है, डिस्करेज्ड हर। बट पर्सनिस्ट मतलब एक जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है, जैसे कि ड्रम वगैरह, तबला वगैरह जो बजाता है, जिसका नाम था रॉन फॉर्ब्स। ठीक है, रॉन फॉर्ब्स ने, रॉन फॉर्बस कहते हैं, तो रॉन फॉर्बस ने क्या किया, स्पॉटेड हर पोटेंशियल, के उसने देखा कि इसमें पोटेंशियल है, इसमें वो क्वालिटी है जो जिसको जिसको वो डेवलप कर सकती है। रॉन फॉर्बस जो परक्यूशनिस्ट थे, उन्होंने ये बात नोटिस की, उन्होंने ये देखा कि हाँ इसमें पोटेंशियल है, ये कर सकती है। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। और फिर इसने क्या किया, रॉन फॉर्बस ने, उसने जो दो ड्रम्स थे अलग अलग, उसमें अलग अलग नोट्स बजाए, मतलब बहुत ही बड़े ड्रम्स थे, और उसने जोर से उसको बजाया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, he would say, try to sense it some other way। और फिर रॉन फॉर्बस ने इवेलिन को क्या कहा कि अपने कानों से मत सुनो, ट्राई करो इसको सेंस करने का, इसको समझने का, इसको फील करो, ये जो आवाज है इसको दूसरे तरीके से फील करो, जरूरी नहीं है कान से ही सुनना है। Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down। ये बात जो थी, इवेलिन कहती है कि मुझे फॉर्बस ने ऐसा कहा कि अपने कानों से नहीं, अपने
किसी और तरीके से इसको सुनने का ट्राई करो, फील करो इसको। और फिर अचानक से मुझे रियलाइज हुआ, मुझे एहसास हुआ कि मैं ये जो हायर ड्रम थी, मतलब जो बड़ा ड्रम जो था, वो मेरे वेस्ट के अप, मतलब मेरी जो कमर थी उसके ऊपर, और जो लोअर ड्रम था वो मेरे वेस्ट के नीचे मुझे सुनाई दे रहा था, मतलब मुझे फील हो रहा था, मतलब कानों से तो नहीं, लेकिन मैं फील कर पा रही थी। उसका जो वाइब्रेशन था, उसके जो कंपन थे, मुझे फील हो रहे थे। फॉरबस रिपीटेड द एक्सरसाइज, और फॉरबस ने इसको रिपीट किया। एंड सून इवेलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और फिर इवेलिन को पता चला कि वो अपनी बॉडी में, अलग अलग बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उसमें म्यूजिक के कुछ नोट्स, कुछ जरूरी नोट्स वो फील कर पा रही थी, सेंस कर पा रही थी। I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. और फिर एवेलिन कहती है कि मैंने सीख लिया कि कैसे अपने माइंड को और बॉडी को साउंड्स और वाइब्रेशन के लिए ओपन कर देना चाहिए, खोल देना चाहिए। मतलब जो भी साउंड है अपनी बॉडी पे टच होने दो, फील होने दो, अपने आप सुनाई देगा। ठीक है, अगर कान ना है तो, कान नहीं है तो क्या है, लेकिन मुझे फिर भी सुनाई देता है। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। कि पहले तो अपना बॉडी के, अपनी बॉडी और माइंड को खोल दो साउंड्स और वाइब्रेशंस के लिए, और फिर सब बाकी सब तो अपने आप, जो हमारा डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क है वो अपने आप संभाल लेगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी काम करते हो, ये तो साउंड और वाइब्रेशंस की बात है, कोई भी काम करते हो तो उसमें अपना माइंड और बॉडी उस काम के लिए खोल दो, उसको पूरा सीखो, पूरा समझो, पूरा उसके लिए डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क लगा दो। सब अपने आप होगा, सब अपने आप खुद ही डेवलप होते जाओगे। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। और फिर उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक बार उसने सोच लिया कि बस अभी करना है तो करना है, और फिर उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, पीछे हट नहीं की। शी toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16 she had decided to make music her life. और फिर उसने टूर किया यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम में, एक ऑर्केस्ट्रा यानी जो रॉक बैंड होती है उसके साथ। और फिर जब वो 16 की हुई, जब वो 16 साल की हुई, तब उसने डिसाइड कर लिया कि म्यूजिक को ही अपनी लाइफ बना देना है। मेरी जो अभी लाइफ है वो पूरा क्या है, सिर्फ म्यूजिक, म्यूजिक और म्यूजिक। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। कि उसने, यानी इवेलिन ग्लैनी ने, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में ऑडिशन दिया, और जो उसने स्कोर किया ना, वो उस एकेडमी की हिस्ट्री का हाईएस्ट स्कोर था। मतलब उस एकेडमी में इतने सालों से किसी ने जितना रिकॉर्ड नहीं किया, उतना रिकॉर्ड इवेलिन ग्लैनी ने किया। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। और फिर धीरे धीरे उसने क्या किया, ऑर्केस्ट्रल वर्क यानी जो ग्रुप वर्क था, ऑर्केस्ट्रा एक ग्रुप होता है, उसमें से उसने शुरू किया सोलो परफॉर्मेंसेस, मतलब अकेले परफॉर्मेंस उसने शुरू कर दिया। अभी वो अकेले परफॉर्म करने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और 3 साल के कोर्स में उसने सबसे ज्यादा, मतलब बहुत सारे अवार्ड्स, टॉप अवार्ड्स उसने जीत लिए। एंड फॉर ऑल दिस इवेलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। कि इन सब के लिए जो इवेलिन थी, उसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर, मतलब उसने कोई भी हिंट वो एक्सेप्ट नहीं करने वाली थी अपनी हीरोइक अचीवमेंट के लिए। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। अगर आप मेहनत करोगे और अगर आपको मालूम है आप कहाँ पे जा रहे हो, आपका रास्ता क्या है, तो फिर आप वो पाके ही रहोगे, यू विल गेट देयर। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप। और फिर उसने भी वही तो हुआ उसके साथ भी, कि उसने टॉप, मतलब सबसे ज्यादा उसने पा लिया था। द वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule। क्या उसने पाया, दुनिया का सबसे, मतलब लोग जिसको मतलब वेल नोन कहते हैं, लोग जिसकी डिमांड करते, ऐसी एक मल्टी परक्यूशनिस्ट वो बनी, मतलब ऐसी म्यूजिशियन बनी, विद अ मास्टरी ऑफ सम 1,000 इंस्ट्रूमेंट। 1,000 इंस्ट्रूमेंट के जितने इंस्ट्रूमेंट्स वो बजाना सीख गई। 1,000, मैंने आपको 100 कहा, आई कुड नॉट रिमेम्बर, लेकिन अभी देखो 1,000 इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब 1,000 इंस्ट्रूमेंट्स वो बजा सकती थी। एंड
हेक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल। हेक्टिक मतलब रेस्टलेस, एक मिनट भी शांति से ना बैठ सके, एक मिनट का भी रेस्ट ना मिले, इतनी इसकी डिमांड थी। इंटरनेशनल लेवल पे इसको बार बार जाना पड़ता अलग अलग कंट्रीज में अपने म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए। जस्ट थिंक के एक जो डीफ लड़की थी और वो कहाँ तक पहुंच गई। ठीक है, अभी लेसन तो बहुत सारा है, देखो। इज इंट्रीग्विंग मीन्स फैसिनेटिंग, मतलब हमको चौंका दे, और मतलब हम खुद सोच में पड़ जाए, ऐसा है कि ये किस्सा है। टू वॉच एवेलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, मतलब हम खुद सोच में पड़ जाए, ऐसा उसका काम था। जब वो बजाती तब वो थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं लगाती थी, मतलब थोड़ा सा भी एफर्ट उसमें नहीं देखने को मिलता था। ऐसे ट्राई करते हैं सुनने का, ऐसा कोई भी ट्राई वो नहीं करती थी। जस्ट वो जब जाती बजाने तो ऐसा लगता है जैसे उसको कम्प्लीटली सुनाई देता है, किसी को फील ही ना होता कि वो डीफ है। In our 2 hour discussion, she never missed a word. कि हमारी जो 2 घंटे की जो डिस्कशन थी उसमें से उसने एक वर्ड भी मिस नहीं किया, सब कुछ उसने ध्यान से सुना। मैन विथ bushy beards give me trouble, she laughed. It is not just watching the lips, it is the whole face, essentially the eyes. कि जो वो दाढ़ी वाला इंसान था ना, बड़ी दाढ़ी वाला इंसान, वो सोच रहा था कि किसी की तरह से इसको थोड़ी तकलीफ दूं, ये मुझे समझ ना पाए, ऐसा उसने ट्राई किया। वो हंसते हुए कहती है, पर उसको लगा कि मैं लिप्स के थ्रू उसको उसकी जो लैंग्वेज है वो समझ रही हूँ, लेकिन नहीं। मैंने उसका पूरा फेस ऑब्जर्व किया, स्पेशली उसकी आंखें मैंने ऑब्जर्व की, और उसमें से मैंने पता लगाया कि क्या वो मेरे साथ बात कर रहा था और क्या कहना चाहता था। शी स्पोक फ्लोलेसली विथ अ स्कॉटिश लिल्ट, कि वो फ्लोलेसली मतलब बिना कोई मिस्टेक किए बात करती थी स्कॉटिश लिल्ट में। लिल्ट मतलब एक डायलेक्ट होती है, एक बात करने का तरीका होता है, और स्कॉटिश मतलब स्कॉट की जो लैंग्वेज होती है स्कॉटिश, उसकी बात की है। कि वो बिना किसी मिस्टेक के स्कॉटिश लिल्ट, स्कॉटिश भाषा में वो बात कर सकती थी, तरीके से बात कर सकती थी। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। मेरी स्पीच तो क्लियर है, क्यों? क्योंकि मैं 11 की थी, तब तक तो मैं सुन सकती थी, सो मुझे बात करने में तो कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शी सेज। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। ये स्कॉटिश तो बचपन से सीखी हुई थी, तो चलो ठीक है, वो बोलने आ गई, लेकिन उसने वो नहीं बताया कि उसने कैसे मैनेज किया फ्रेंच और जापानीज लैंग्वेज के जो बेसिक थे, मास्टर बेसिक उसको आते थे। तो मतलब इवेलिन ने आफ्टर हर डीफनेस, जब वो उसको बहरापन आ गया, उसके बाद भी उसने 2 लैंग्वेजेस सीखी, दैट इज फ्रेंच एंड जापानीज। ये दोनों लैंग्वेज में इसने कैसे मैनेज किया वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई, उसने नहीं बताया ये कि कैसे उसने इतना सारा मैनेज किया। एज योर म्यूजिक, शी एक्सप्लेन्स, म्यूजिक के लिए वो एक्सप्लेन करती है। अभी म्यूजिक के लिए एवेलिन के क्या व्यूज हैं वो आप देखने वाले हो। इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि ये जो म्यूजिक होता है ना, ये मेरी पूरी बॉडी पे जैसे पॉर होता है, जैसे गिरता है, बहता है, ठीक है, पानी जैसे गिरता है बहता है, इस तरह से म्यूजिक मेरी बॉडी के हर एक पार्ट में बहता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, कि मेरी स्किन को चुभता है। टिंगल यानी चुभना, ठीक है, जैसे मच्छर काटता है तो कैसे चुभता है, कोई लीड जैसी चीज लग जाती है तो कैसे चुभता है, तो ये टिंगल होता है मेरी स्किन में। माई चेक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, कि मेरे जो चीक बोन्स यानी जो मेरे चीक हैं, सॉरी चेक नहीं, चीक बोन्स, उसमें और मेरे बालों में भी ये पूरा फील होता है म्यूजिक। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. कि जब वो xylophone बजाती है, ठीक है, तब वो क्या कहती है कि वो सेंस कर सकती है वो जो म्यूजिक होता है वो फिंगर टिप्स में, यानी वो अपने फिंगर टिप्स में वो म्यूजिक को वो फील करती है। बाय लर्निंग अगेंस्ट ड्रम्स शी कैन फील द रिसोनेंस यानी इकोज ऑफ साउंड फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। कि जब वो ड्रम बजाती है, ड्रम्स के सामने जब वो खड़ी रहती है, तब वो उसका जो रिसोनेंसेस होते हैं, मतलब उसके जो इकोज होते हैं, उसकी जो आवाज फिर से सामने से आती हुई आवाज होती है, वो पूरा वो फील करती है अपनी बॉडी में, जैसे वो फ्लो होता हो, वो पूरा बहता हो, ऐसा वो फील करती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर bare feet and her up her legs।
ठीक है, कि जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पे जाती है तब वो क्या करती है, अपने शूज वगैरह निकाल देती है ताकि वो जो वाइब्रेशंस होते हैं साउंड के वो पैरों से फील कर सके नीचे से ऊपर तक। नॉट सरप्राइजिंगली, एवेलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। ठीक है, मतलब कोई सरप्राइज की बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, एवेलिन तो हर बार अपने ऑडियंस को मतलब खुश कर देती। इन 1991 she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award के 1991 में, ये आपको याद रखना है कि उसको कौन सा अवार्ड मिला था। 1991 में उसको रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी में बहुत ही मतलब प्रेस्टिजियस, मतलब बहुत ही नामचीन एक सोलोइस्ट अवार्ड मिला था, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। कहाँ पे? रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी में। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स के, जो जेम्स ब्लेड जो मास्टर परक्यूनिस्ट थे, वो कहते हैं गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कि भगवान ने भले ही उसकी सुनने की शक्ति ले ली हो, लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असामान्य दे दिया है जो हम सोच नहीं सकते। वॉट वी हियर, जो हम सुनते हैं, शी फील्स, वो फील करती है फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। हम जितना फील करते हैं उससे कई ज्यादा डीपली वो फील करती है। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और इसकी वजह से म्यूजिक बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करती है, एक्सप्रेस करती है। ठीक है, ये आपने इंट्रोडक्शन की लाइन में पढ़ा था। Evelyn confesses that she is something of a workaholic। ठीक है, कि इवेलिन जो है वो कन्फेस करती है, मानती है ये बात कि वो वर्कaholic मतलब काम में पूरी तरह से गुल हो जाना, मतलब काम काम और काम और कुछ भी नहीं। ठीक है, मतलब पूरा दिन वर्क में ही गुम हो जाना। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, अभी ये इवेलिन की लाइन है कि आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस। मुझे कभी कभी बहुत काम करना पड़ता है, जो क्लासिकल म्यूजिशियंस होते हैं ना उनसे भी ज्यादा मुझे काम कई बार करना पड़ा, लेकिन उसका जो रिवॉर्ड था, उसका जो रिजल्ट आता था वो इनॉर्मस था। मतलब मैंने सोचा ना हो इतना बड़ा रिजल्ट मुझे इसका मिलता था। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, इवेलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स के। ये जो रेगुलर कंसर्ट्स होते थे, इन कंसर्ट्स के अलावा इवेलिन जो थी वो प्रिजन्स यानी जेल और हॉस्पिटल्स में भी कंसर्ट्स देती थी। मतलब रेगुलर कंसर्ट में तो चलो ठीक है, पैसे मिल जाते थे, लेकिन इवेलिन इतनी हम्बल, इतनी अच्छी थी कि वो क्या करती थी कि प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में भी कंसर्ट्स देती थी। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। ये जो यंग म्यूजिशियंस होते थे जो सीखते थे, उनको भी वो बहुत ही हाई प्रायोरिटी देती थी। एंड रिकलिन ऑफ द बीटहोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, कि जो एन हिकलिन जो है, ठीक है, कि जो बीटहोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन जो है, मतलब वहाँ के आश्रम की जो हेड है एन हिकलिन, कहती है शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, के ये तो शाइनिंग इंस्पिरेशन है डीफ चिल्ड्रन के लिए, यानी जो बच्चे बहरे हैं उनके लिए तो ये एक बहुत ही चमकती हुई प्रेरणा है। दे सी दैट देयर इज नाउ nowhere that they cannot go। ठीक है, कि वो बच्चे देखते हैं कि और कहीं उनको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि अभी वो कहीं पे जा नहीं सकते, सिर्फ वो मतलब उनको कहीं पे इंस्पिरेशन के लिए जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ उसको उनको शाइनिंग इंस्पिरेशन के लिए कौन है? एवेलिन ग्लैनी ही काफी है। ठीक है, मतलब बहुत ही तारीफ करती है कि एवेलिन ग्लानी जो है वो ये जो डीफ चिल्ड्रन है उनके लिए एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। ठीक है, अभी ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ पे वो नहीं जा सकते, हर जगह पे वो जा सकते हैं, म्यूजिक को फील कर सकते हैं, आवाज को फील कर सकते हैं। Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age। ठीक है, एवेलिन ग्लैनी ने अपनी एज में जो पा लिया, तो उसकी जो अगर डबल एज करे तो लोग डबल एज में जितना पाते हैं अपनी छोटी एज में, इवेलिन ग्लैनी ने बहुत कुछ पा लिया। शी हैज ब्राउट percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving। ठीक है, कि क्या होता है कि शी हैज ब्राउट percussion टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, मतलब ये जो ऑर्केस्ट्रा थी उसके सामने मतलब
वो खड़ी रहती, परक्यूशन लेती एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और वो डेमोन्स्ट्रेट मतलब वो दिखाती कि कितना ये मूविंग हो सकता है। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, ठीक है, कि जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनको भी उसने बहुत सारी इंस्पिरेशन दी है। पीपल हु लुक टू हर एंड से, मतलब जो लोग इसको देखते हैं और फिर कहते हैं इफ शी कैन डू इट आई कैन, अगर वो कर सकती है ना तो मैं भी कर सकता हूँ, या मैं भी कर सकती हूँ। लोग जब उसको देखते तब कहते, अगर वो डीफ है फिर भी वो म्यूजिशियनिस्ट बनती है, एक परक्यूशनिस्ट बनती है, अगर वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते, मैं क्यों नहीं कर सकता। एंड नो, एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज गिवन इनर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और मतलब ये तो काफी नहीं है, मतलब उसने तो इतने सारे लोगों को इनर्मस प्लेजर, मतलब नॉर्मल नहीं, नॉर्मल से भी कई ज्यादा खुशी लोगों को दी है, लाखों लोगों को दी है। और ये जो बायोग्राफी है ये डिब्रो कॉली ने लिखी है, बहुत ही इंस्पिरेशनल है, बहुत ही मोटिवेशनल है। उनकी लाइफ से, इवेलिन ग्लैनी की लाइफ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, म्यूजिशियनिस्ट, सिंगर, डांसर, वॉट एवर यू वॉन्ट, एक बार अगर आपने मन लगा लिया तो आप वो बनोगे। लेकिन आप यहाँ पे देखो कि इवेलिन जो है वो अपनी स्कूल स्टडी को कंप्लीट करती है आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ हर एज, मतलब 16 साल की होती है तब वो डिसाइड करती है कि हाँ म्यूजिक को ही सब कुछ बनाना है। और 16 या 18 साल तक हर एक जो बच्चा होता है उसकी स्टडी कंप्लीट होने पे ही आती है, और तब भी वो करियर का सोचता है, तभी वो सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए। सो स्टडी को उसने पीछे नहीं रखा, ऐसा नहीं कि उसने स्टडी नहीं की, उल्टा उसने डीप होने के बावजूद फ्रेंच और जापानीज भी सीखी। मतलब स्टडी को उसने पीछे नहीं छोड़ा, स्टडी भी चालू रखी, और साथ साथ में अपनी जो हॉबी थी उसको उसने फिर अपनी लाइफ बना दिया, लेकिन आफ्टर द एज ऑफ 16, ठीक है, 16 ईयर्स की एज के बाद उसने ये सब किया। सो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ ठान लेते हो तो वो आपको पा लेना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप छोड़ दो। ठीक है, थोड़े प्रॉब्लम्स आते हैं, थोड़े नहीं बहुत सारे आते हैं, बहुत कठिनाइयाँ भी होती है, ऑब्स्टेकल्स बहुत आते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। पकड़ के रखो, जिद रखो मन में एक कि करना ही है। अगर एवेलिन ग्लैनी ने किया तो हम क्यों नहीं कर सकते, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया तो हम क्यों नहीं कर सकते। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया, और अगर वो कर सकते हैं तो हम भी क्यों नहीं कर सकते। बस ये आपके माइंड में फिट कर दो। तो यहाँ पे स्टोरी खत्म होती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट जो पार्ट है स्टोरी का जल्द से जल्द आप तक पहुंचाया जाएगा, तब तक चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।